बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज के प्रोग्राम का हम बाकायदा आगाज़ करेंगे, ख़बरों की तरफ भी चलेंगे, लेकिन सबसे पहले कल के खौफनाक ज़लज़ले का जिक्र करना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अल्लाह ताला हम सबको इस तरह की कुदरती आफात से महफूज रखे। ज़लज़ला बहुत ज़्यादा शदीद था और एकदम से लोगों की जो हालत थी, कलमा तैयबा का तमाम लोग वर्द करते अपने घरों से बाहर निकल आए। सो इस तरह के मनाजिर थे कि हमारे स्टूडियोज़ में भी न्यूज़ भी चल रही हैं, प्रोग्राम्स भी चल रहे हैं और एकदम से लोगों में खौफ व हरास इस कदर फैल गया। सो हम अपनी टॉप स्टोरीज़ की तरफ तो आएंगे, लेकिन सबसे पहले हम बढ़ेंगे ये कल की सिचुएशन की तरफ बात करनी है और फिर इसके आफ्टर शॉक्स भी कुछ लोग जो हैं वो परेशान रहे कितनी देर के ऐसा ना हो, क्योंकि हमारे सामने टर्की की मिसाल रही तो लोग परेशान भी थे। हमारे सीनियर रिपोर्टर्स हमारे साथ शो में मौजूद हैं। इमरान यूनुस और दुरे नायाब ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के वक्त के लिए। मुझे कल के ज़लज़ले के बारे में आपका एक कमेंट चाहूँगी। देखिए ना, माजी में भी ज़लज़ले जो है वो आते रहे हैं, लेकिन रिसेंटली जो तुर्की में ज़लज़ला आया उसके बाद से जो है वो इतलात यही थी कि उसकी लहर जो है वो अब एशिया की तरफ और इसके साथ साथ पाकिस्तान की तरफ और भारत की तरफ आएगी। तब से लोग जो हैं वो काफ़ी खौफज़दा थे और कल जो शदीद ज़लज़ले के झटके जो हैं वो आए और आप यकीन जानें कि पूरे शहर में यही सूरत हाल थी कि तमाम लोग जो हैं वो कलमे का विर्द पढ़ते हुए जो हैं वो घरों से बाहर जो हैं वो निकल आए थे। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा जी, मैं कुछ लोगों को दुरे नायाब देखती हूँ कि परेशानी में दौड़े लगाना शुरू हो जाते हैं। ये प्रैक्टिस भी बिल्कुल ठीक नहीं है। आपको एहतियात के साथ बाहर घर से निकलना भी है, क्योंकि कल बहुत सारे लोगों को इस तरह देखा भी है। सो घर से बाहर ज़रूर निकलें, खुली जगह पर ज़रूर जाएं, लेकिन एकदम से दौड़ना, और कल का ज़लज़ला बहुत शिद्दत में था, सो ये प्रैक्टिस बिल्कुल देखिए अल्लाह ताला की मेहरबानी है कि गहराई में था, वरना ये वही ज़लज़ला था जो आपको याद होगा आज़ाद कश्मीर के इलाकों में आया और वहाँ पे तबाही मच गई। हमें सीखना चाहिए बाकी मुल्कों की तरह कि जहाँ ज़लज़ले आते हैं तो उसके बाद वो कौन कौन से जो मेजर्स हैं वो अपनाते हैं। हम नहीं करते। हमारे देखें कश्मीर में ज़लज़ला आया, शुमाली इलाकों में आया, सवात और इन सारे में। अब वहाँ देखें किस किस्म की मॉडर्न बिल्डिंग्स या आपने झटका या जलजला बर्दाश्त करने वाली बिल्डिंग्स बनाई। जापान में जब जलजला आया तो उन्होंने पूरा अपना इंफ्रास्ट्रक्चर ही चेंज कर दिया। उन्होंने कहा कि अब जो है पूरी टॉलरेंस वाली बिल्डिंग बनेगी, चाहे बिल्डर को जितना मर्जी पैसा लगाना पड़े। एग्जैक्टली इस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। हमारे यहाँ भी ये चीजें तो कोई भी नहीं ना सोचेगा। आज भी हमें इस चीज़ को समझने की जरूरत है। इस्लामाबाद खास तौर पे बड़ा एक पहले भी एक पूरा आपको याद होगा मार्गला टावर्स गिर गए और बड़ा हमें जब हम हाई रेज बिल्डिंग पे जा रहे हैं और जब हम ऊंची बिल्डिंग्स पे जा रहे हैं तो हमें मॉडर्न टेक्निक्स अपनानी पड़ेगी। हमें सीखना पड़ेगा जापान से, हमें सीखना पड़ेगा चीन और दीगर जहाँ पे जलज़ले बहुत ज़्यादा आते हैं और रूमर्स इतनी ज़्यादा हैं कि लोग इतने खौफ व हरास में मुब्तला हो गए हैं कि। लेकिन एक बात है कि रात गुजर गई, बात गुजर गई। हमने फिर अल्लाह तौबा करने से और उसके बाद चीज़ें पे दूसरी तरफ जाने पे, लोगों के हकूक मारने से, लोगों को आसानियाँ ना देने से बात तो आना नहीं है। तो हमें उस पर भी तवज्जो देनी चाहिए। ये अल्लाह ताला हमें दिखाता भी है कि जब अल्लाह ताला जो है वो रस्सी अगर दराज करने पे आता है, खींचना भी चाहे तो ये कुछ सेकंड ही लगते हैं। सो हम सबको चाहिए कि अल्लाह ताला के हुजूर जो हैं वो अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे, दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें ताकि हमारे मुश्किलात भी आसान हो। टॉप स्टोरीज की तरफ बढ़ेंगे। पहली खबर क्या है? प्रॉपर्टी माफिया के खाते खुल गए, प्लॉट्स की फरोख्त का मैकेनिज्म बनाया जाएगा। गंदम का नर्ख 5200 फीमन, चक्की आटा भी 10 रुपये महंगा, तंदूर मालिकान रोटी 25 रुपये की करने पर तैयार। वजीर आला के हुक्म पर रिलीफ, तदफीन की फीस कम कर दी गई। पीटीआई की मीनारे पाकिस्तान पर 26 को हिस्से की दरख्वास्त। सो ये हैं आज की खबरें। खबरों की डिटेल्स की तरफ जाएंगे। सबसे पहले हमारी आज की लीड स्टोरी है, दुरे नायाब की खबर है। प्रॉपर्टी माफिया के खाते खुल गए, प्लॉट्स की फरोख्त का मैकेनिज्म बनेगा। प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ के डेवलपर्स की जानिब से बेचे गए प्लॉट्स का रिकॉर्ड मुरतब करने और ओवर सीलिंग रोकने का फैसला। 7 रुकनी कमेटी तश्कील। यहाँ तो प्रॉपर्टी माफिया को तो पकड़ लिया जाएगा। मुझे सिर्फ बता दें उन सादा लो शहरियों का क्या होगा जो प्लॉट खरीद बैठे हैं। देखिए सबसे पहले तो एलडीए ये मानने को तैयार ही नहीं था कि प्राइवेट सोसाइटीज़ जो हैं वो उनके अंडर कंट्रोल है और अगर अंडर कंट्रोल है तो बीइंग रेगुलेटर्स उनका किस तरह से कंट्रोल करना है। 3 चीज़ें बड़ी वादिया हो रही थी। जितनी ज़मीन है उससे ज़्यादा फाइलें बेची जाती थी,
ओवर सेलिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी। तीसरा ये था कि अगर आपको कहा गया है कि आपको 3 साल बाद या 5 साल बाद प्लॉट मिलेगा तो वो 6 साल बाद भी कोई पता नहीं होता था। और तीसरी ये चीज़ हो रही थी कि अगर आपका प्लॉट कहीं पे बैलेट हो गया है मेन पे या पार्क के पास या आगे पीछे कहीं पे, तो उसकी लोकेशन बदल दी जाती थी। सही। या फिर आपको मजबूर किया जाता था कि जी आप उस लोकेशन में अगर रहना है तो आपको और पैसे देने पड़ेंगे। ये 3 चीज़ें बड़ी आम हो रही थी और ये बड़े बड़े नामवर ग्रुप हैं, हम किसी का नाम नहीं लेते, अच्छी बात नहीं, लेकिन जिसने जहाँ जहाँ पे भी अपनी प्लॉट बुक करवाया, अपनी फाइल ली है, उसको सबको पता है कि क्या हो रहा है। अब जब सब कुछ क्रैश कर जाती थी मार्केट, डेवलपर जो है वो प्लॉट देने में नाकाम हो जाता था, लोगों को रिलीफ नहीं मिलता था, वो तो नैब का रुजू करते थे। फिर नैब बुलाता था, गिरफ्तार करता था, लोगों को पैसे दिलवाता था, लेकिन ये तो कोई हल नहीं है। लोगों की उम्रें गुजर गई प्लॉट के इंतजार में, लोगों ने अपने जमा पूंजी लगा दी। आप अगर 5 या 10 साल बाद उनको कहें कि वही पैसे आप ले लें, उससे भी कम हैसियत में आप पैसे ले लें जो आपने 10 साल पहले जमा कराए थे, तो उसका हासिल क्या है उनको। और महंगाई इतनी ज़्यादा है कि उनको तो उसके बाद 5 मरले का प्लॉट जो बुक कराया होता है वो 3 मरले भी नहीं मिलता, और जो पैसे मिलते हैं वो भी जिस तरह लकीरें निकलवा के मिलते हैं। तो ये चीज़ें अब एलडीए को बीइंग रेगुलेटर ये समझना चाहिए, इस चीज़ को देखना चाहिए। ये निगरान हुकूमत का बहुत अच्छा फैसला है कि इसमें अगर एलडीए का किरदार है तो एलडीए अपने रेगुलेटरी हैसियत के मुताबिक तमाम नीचे एक बॉडी बनाए, मैकेनिज्म बनाए और अब सोसाइटियों को बताए और फिर सोसाइटियों का एनओसी कैंसिल करे, जो सबसे आसान हल है। बड़ा ये माफिया है दुर्रे नायाब, डू यू थिंक कि इसको रेगुलेट बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि इनकी जड़ें जो हैं वो हुकूमत के ऐवानों के अंदर, ऐसे ही है, इनकी जड़ें बहुत ज़्यादा ताकतवर हलकों के अंदर, इनकी जड़ें उन स्तूनों के अंदर है जिस पर पाकिस्तान खड़ा है। ये मुश्किल काम है, लेकिन आखिर कहीं ना कहीं कोई ना कोई कानून साजी तो होनी चाहिए, कोई कानून तो मौजूद होना चाहिए। फिर हर बंदा नैब का दरवाजा क्यों खटखटाए? बिल्कुल ऐसे क्या जिस इदारे ने उनको एनओसी दिया है, जिस इदारे ने उनको मंजूरी दी है, फिर वो इदारा उसकी मनसूखी का जिम्मेदार भी होना चाहिए। और अगर नहीं करना चाहिए तो उन अफसरान को घर जाना चाहिए या उनको एंटी करप्शन लैब में जाना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। जी इमरान भाई क्या कहना चाहेंगे? ना देखिए, ये टॉपिक ऐसा है कि अगर पूरे शो में हम इस पर बात करेंगे तो भी कम है। और देखें, माफिया का जो वर्ड है ना, पहले मैं ये इसको थोड़ा एलैबोरेट जो है वो कर दूं कि माफिया का जो वर्ड है ना, ये माफिया बनता कैसे है? माफिया हमेशा बनता ही वैसे है कि जो इनकी कंट्रोल अथॉरिटीज होती हैं उनकी वजह से ये माफिया जो है वो बनता है। अगर जो कंट्रोल अथॉरिटीज हैं उनके मुंह बंद हो तो आप यकीन जाने कि ये माफिया ना आपको कहीं नजर ही ना आए। बिल्कुल। अब ये देखें कि एलडीए जो है वो ये कह रहा है कि जी हम शहरियों को सहूलत देने के लिए या उनकी जमा पूंजी बचाने के लिए हम मैदान में आ गए हैं। आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ये कोई नया इदारा बना है जो ये कह रहा है कि जी हम जो है वो अब मैदान में आ गए हैं? एक अरसे से एलडीए जो है वो मौजूद है। अब ये कह रहे हैं कि जी हमने जो है वो प्लॉटों की फ़रोख्त का मैकेनिज्म बनाने जा रहे हैं। ओ भाई, आपके जो लॉज है ना उसमें ऑलरेडी ऐसी शिकें मौजूद है जिनमें आपके मैकेनिज्म बने पड़े हैं, लेकिन आप उस पर अमल दरामद नहीं कर रहे। मुझे ये बताएं कि दुर्रे नायाब भी ये बीट करते हैं, ये बेहतर इस चीज़ को जो है वो जानते हैं कि शहर में जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं ना उनमें जो प्लॉट्स की खरीदो फरोख्त होती है ना उसमें एलडीए इन्वॉल्व होता है, चाहे किसी भी तरीके से हो वो एलडीए इन्वॉल्व होता है। और बात यहाँ पर यह है कि दुर्रे नायाब ने वो मसाइल बता दिए कि शहरी जो है वो बेचारे जलीलो ख्वार होते रहते हैं कि सालों उनको जो है वो पैसे जो हैं वो नहीं मिलते। अब ओवर सेलिंग जो है उसका भी मैकेनिज्म जो है वो बनाने जा रहे हैं, 7 रुकनी कमेटी जो है वो तश्कील दी जाने जा रही है। हम तो हुकूमत से यही मुतालबा करेंगे, एलडीए के जो आला अफसरान हैं उनसे तो हम मुतालबा कर ही नहीं सकते ना, हुकूमत से ये जो है वो हम मुतालबा करेंगे कि जितनी शहर में सोसाइटीज़ मौजूद हैं, वट एवर वो इलीगल है या उनमें शहरियों के प्लॉट्स के मसाइल हैं, उस पर जो एलडीए के अफसरान जो मुलाजमीन इन्वॉल्व है ना, पहले तो उनको निकाल बाहर करें। बिल्कुल। उनके खिलाफ जो है वो FIR जो है वो दर्ज होनी चाहिए। लेकिन ये चीज नहीं होती। तो अगर आप ये कह दें, बिल्कुल, अगर आप ये कह दें कि जी हम प्रॉपर्टी माफिया को लगाम डालने जा रहे हैं तो ये नहीं डलेगी। ठीक है, साफ सीधी बात है। आप उसी स्टाफ के साथ, उसी अमले के साथ, उन्हीं अफसरान के साथ और उसी कवानीन के साथ दोबारा से एक बार फील्ड में हालात ये है कि वो अफसरान जो सोसाइटियां पास करवाते हैं और उनके जिम्मेदार होते हैं वो अरबों के कारोबार कर जाते हैं। और मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, मेरे पास सबूत भी मौजूद है। ऐसे एलडीए में अफसरान मौजूद हैं जिनकी अपने एसेट्स अगर आप चेक करें ना तो आपकी और हम दोनों की भी आंखें दंग रह जाए और हम जो है ना परेशान हो जाए कि ये कहाँ से कहाँ पहुँच गए और लोगों को जो रिलीफ नहीं मिल रहा।
मैं खासतौर पे एलडीए के उस विंग की बात कर रहा हूँ जो मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग विंग है, जो हाउसिंग सोसाइटियों को पास करने और उनको रेगुलेट करने का जिम्मेदार है। वहाँ पे अफसरान जो है वो दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर गए हैं, लेकिन अगर आम एंड यूजर पे जाए, आम बंदा जो है वो आज भी नैब की अदालतों के चक्कर काट रहा है, या इन दफातर के चक्कर काट रहा है, या इन प्रॉपर्टी माफिया जो आपको कॉस्मेटिक्स तो बहुत अच्छा लगता है, आप उनके ऑफिस में जाएंगे, जबरदस्त ब्रांडेड फर्नीचर, अच्छी कॉफी आपके आगे आएगी, सूटेड बूटेड बंदा बैठ के आपसे मुस्कुराते हुए बात कर रहा होगा। हाँ, और जब आपके साथ कोई मिसहैप हो जाएगा तो तब वो आपको अंदर आना भी नहीं देंगे गार्ड, आपको कोई बंदा मिलने को रवादार नहीं होगा। और एलडीए के अफसरान को पकड़ना इसलिए जरूरी है। मैं तो ये भी कहता हूँ कि आप ये खाते ना खोलें, आप छोड़ दें, आप सिर्फ उन अफसरान को पकड़ लें जो अरसा 10-10 साल से, 15-15, 20-20 साल से बैठे हैं और जिनकी मौजूदगी में 500 से ज्यादा लाहौर डिवीजन में गैर कानूनी सोसाइटियां बन गई है। असल में अंदर से इदारे को खाए ये लोग, पहले ना होता ये था कि जो सोसाइटीज है ना वो करती क्या थी, अगर उनके पास 10,000 प्लॉट्स हैं तो वो फाइलें जो है वो 20,000 या 25,000 या 30,000 बेच देते, बड़े बड़े नामवर ग्रुप, ये बड़ा मसला होता था। छोटे अब रिसेंटली जो है वो पता क्या हो रहा है, पिछले कोई 7-8 सालों से, 7-8 सालों की मैं बात कर रहा हूँ, आपके शहर की जितनी सोसाइटीज है, मैं यहाँ जितनी का वर्ड यूज कर रहा हूँ, जितनी भी सोसाइटीज हैं वो कर पता क्या रही हैं, मिली भगत से कर रही है। कर ये रही हैं कि उन सोसाइटीज में जो पार्क्स की जगह है, स्कूल की जगह है, मॉस्क की जगह है, कब्रिस्तानों की जगह है, वहां पर प्लॉट जो है वो बनाकर बेचे जा रहे हैं, वो भी कमर्शियल प्रॉपर्टी में कन्वर्ट करके उसको सेल किया जा रहा है। भाई ये कैसे हो सकता है, ये कैसे किया जा रहा है? और चेक एंड बैलेंस का कोई मैकेनिज्म नहीं है। एलडीए यहाँ पर कोई शहरी अगर घर बनाता है या कोई बिल्डिंग बनाता है, वो थोड़ा सा अपना फ्रंट अगर आगे निकाल लेना, ये फौरी पहुंच जाते हैं वहां पर उसको नोटिस देने। ओ भाई सोसाइटियों पे आपने आंखें क्यों बंद कर रखी हैं? तो हम यही कहेंगे कि ये जो 7 रुकनी कमेटियां बना रहे हैं ना, पहले तो भाई आपके अंदर जो काली भेड़े हैं ना उनको बाहर निकालें। जिस तरह दुर्रे ने आपने बात की कि उनके एसेट्स जो हैं वो चेक करें। अब मेरे ख्याल से आपके तमाम एलडीए के अफसरान जो है ना ये ड्यूल नेशनैलिटी लेकर बैठे हैं। एक और भी बात है, बिल्कुल ड्यूल नेशनैलिटी भी लेकर बैठे। एलडीए के अफसरान जो हैं बड़े बड़े सोसाइटी माफिया, प्रॉपर्टी डीलर्स और बड़े बड़े प्रॉपर्टी टाइकॉन्स के पेरोल पे भी चले गए हैं। ये भी एक मसला है कि उनकी अपनी वफादारियां जो है वो दूसरी तरफ आपके तमाम पटवारी उनके पेरोल्स पे हैं, सोसाइटीज मालकान। चले पटवारी तो हमारी पैदाइश से पहले भी सुना करते थे ना, लेकिन ये तो पढ़े लिखे अफसरान है, ये तो टाउन प्लानर है, इन्होंने तो यूटी से डिग्रियां ली है, इन्होंने बड़े बड़े नामवर यूनिवर्सिटियों से पढ़ के। अलबत्ता ये सूरत हाल दुर्रे नायाब आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, कंट्रोल करनी तो बहुत मुश्किल है, बल्कि कुछ चीजें जो नामुमकिनात में हम कहते हैं उनमें शामिल हैं। पर बाकी इस पे क्या कहा जा सकता है। हमने ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक वंस अगेन। सूरत हाल ये है कि जी शहर में चक्की मालिकान की मनमानियाँ भी जारी हैं और तंदूर मालिकान भी रोटी और नान की कीमतें बढ़ाने पर बज़िद है। चक्की का आटा 160 रुपये, सरकारी आटे का 10 किलो का थैला 1158 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। यूटिलिटी स्टोर पर सस्ते आटे की किल्लत बरकरार है, गरीब परेशान हैं और रमज़ान में तकरीबन मेरे ख्याल से एक ही दिन रह गया, आज खैर से पता चल जाएगा। जी इमरान भाई। जी बिल्कुल, देखें पहली बात तो ये है कि अगर हम बात करें गंदम के हवाले से तो हमारा ये जो सूबा है ना सबसे ज़्यादा गंदम पैदा करता है। अब तो ना के जितनी देर से ये वावेला सुन रहे हैं, उसके बावजूद देखे यहाँ पर आटे की भी शॉर्टेज जो है वो रहती है और गंदम ना होने का रोना जो है वो भी रोया जाता है। ये तो चीज़ जो है ना ये समझ से बाहर है। दूसरी अगर आप बात ये देखें कि गवर्नमेंट जो है वो हमेशा रमज़ान या रमज़ान के अलावा भी जो सब्सिडी देती है वो हमेशा या चीनी पे देती है या आटे पे, बिल्कुल ऐसे ही। और आपने हमेशा ये देखा है कि अगर चीनी पर सब्सिडी दी गई है तो वहाँ पर भी लोग जो हैं वो कितारों की बजाय एक रश जो है वो जमे गफ़ीर वहाँ इकट्ठा होता है। आटा देख लें, आटे के बाहर भी ऐसे जो है वो बदनज़मी होती है। यहाँ दो चीज़ें हैं, हुकूमत जो मर्जी कर ले, चाहे काउंटर बढ़ा ले या 2 शिफ्टें कर ले, कुछ भी कर ले, जब तक लोग ताउन नहीं करेंगे ना ये चीज़ जो है वो बेहतर नहीं होगी। लोग करते क्या है, यहाँ पर मसनूई मुस्तहिक लोग जो है ना वो ज़्यादा, जो हकदार का हक मारने वाले लोग हैं ना वो आपको ज़्यादा नज़र आएंगे। आप यकीन जाने, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, संडे बाज़ार में चीनी अगर सब्सिडाइज चीनी मिल रही है तो वहाँ पर शहरियों की बजाय दुकानदार लाइनों में लगे होते हैं, उन्होंने आगे बच्चे लगाए होते हैं, कुछ पेड लोग जो हैं वो भी वहाँ पर मौजूद होते हैं जो चीनी वहाँ से ख़रीद के बाहर जो है वो देते हैं और वो लोग रिक्शे में इकट्ठी कर रहे हैं चीनी और लेकर जा रहे हैं।
तो ये चीज़ें जो हैं ये बड़ी मुश्किल हैं, ये सरकार इसको बहुत मुश्किल से जो है वो कंट्रोल कर सकेगी। लेकिन ये बड़ा अच्छा डिसीजन है कि अगर 10 किलो आटे के थैले की बात करें तो आप यकीन जाने मार्केट में वो 1150 के करीब जो है वो फ़रोख्त हो रहा है। यूटिलिटी स्टोर पे वही आटा जो है वो 600 से 650 रुपये का जो है वो फ़रोख्त हो रहा है, लेकिन यूटिलिटी स्टोर पर उसकी फराहमी जो है वो यकीनी बनाने की अशद ज़रूरत है। क्योंकि आप यूटिलिटी स्टोर को देखें, वो अल्लाह करके 12 बजे वो आटा देना शुरू करेंगे और वो 3 बजे बंद कर देंगे जी कि 4 बजे हमारी शिफ्ट खत्म हो रही है, 4 बजे हम बंद कर रहे हैं। तो लोग जो हैं वहाँ पर भी आपको रुलते हुए जो है वो नज़र आएंगे। लेकिन जो मार्केट में आटे की सूरत हाल है, जिन सफ़ेद पोश लोगों की हम बात मार्केट को तो आप छोड़ दें ना, मैं अभी आपको ब्रेक में बता रहा था कि संडे वाले दिन मैं खुद ही निकला और मैंने समनाबाद और इकबाल टाउन के आप 12 से 14 पॉइंट्स क्या शॉप्स देखी, साथ मैंने बड़े बड़े स्टोर विजिट किए और वो कह रहे हैं कि आटा मौजूद ही नहीं। तो अब ये हालात है। मुझे ये बता दें दुर्र नायाब, वो लोग जो डिजर्विंग है वो तो चले, जो फ्री आटा मिल रहा है वहाँ से ले लेंगे। अब सफ़ेद पोश लोग कहाँ पर जाएं? उन्होंने तो अब माह मुबारक है, आटे की खरीदारी तो करनी है, फिर क्या महंगा आटा खरीदे, वो भी ब्लैक। देखिए, जो बदनज़मी का शिकार हैं वो सबसे ज़्यादा सफ़ेद पोश लोग हैं, जो ना किसी को कह सकते हैं, ना किसी के आगे हाथ फैला सकते हैं, ना किसी से मांग सकते हैं। तो अगर उनको भी रिलीफ नहीं दिया जा सकता तो इस पर बहुत सारी तजावीज़ सामने आई जी, किस तरह कर लें, उस तरह कर लें। सोशल मीडिया पर भी बहुत सारे लोग लिख रहे हैं कि अगर बिजली के बिल घर पहुंच सकते हैं तो घर में आटे के थैले क्यों नहीं पहुंच सकते। बहुत सारी बातें हैं कि अगर फिजिकली वर्किंग कोई जाता है, डाकिया जाता है, कोई आपका डिलीवरी बॉय जाता है, कुछ भी हो सकता है, बहुत सारे मैकेनिज्म तो किए जाने चाहिए थे। लेकिन ये काम निगरान वज़ीर आला का तो नहीं है। अगर वो एक एक ट्रक पे खड़ा होगा तो वो कहाँ कहाँ पूरा पड़ेगा। ये बात है ब्यूरोक्रेसी की, ये बात है अफसरान की, कि अगर वो पाकिस्तान के उन चंद लोगों में से खुशकिस्मत लोग हैं जिनको पाकिस्तान की करीम समझ के चुना जाता है, वो कम्पिटिटिव एग्जाम के जरिए आके हमारे सड़ों पे बैठते हैं, तो उनको चाहिए अपना दिमाग अप्लाई करें। और इस पे कोई बड़ी रॉकेट साइंस तो नहीं है, ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर है। उनको देखना है कि हम किस तरह से डिलीवर कर सकते हैं, किस तरह से नहीं कर सकते। डायरेक्शंस लेके मैकेनिज्म देना जो है वो इस ब्यूरोक्रेसी का काम है। और ये ब्यूरोक्रेसी जो है हमेशा सियासतदानों को या किसी भी किस्म के एडमिनिस्ट्रेटर्स को फेल करने पर तुली होती है। मैं तो इस पर पहले भी बहुत तनकीद करता हूँ, चाहे वो बुज़दार साहब थे, चाहे वो परवेज़ इलाही साहब थे, चाहे अब निगरान गवर्नमेंट है, चाहे इसके बाद कोई गवर्नमेंट आ जाएगी। इनका काम है अपना दिमाग अप्लाई ना करना, बस जो गाड़ियाँ मिली हैं उनको एंजॉय करना, जो फ्यूल मिला है उसको मज़े लेना, अपने घरों में अपने दफ्तरों में शान शौकत से एसी चला के बैठना, ये काम नहीं है। अब तो नए दो GOR भी बन रहे हैं भाई, आपको खड़ा होना पड़ेगा। आपको लाहौर से निकलना पड़ेगा, आपको लाहौर के अंदर पहले अपना निज़ाम ठीक करें, उसके बाद अब दीगर शहरों में हाल देखें, लोग मर रहे हैं वहाँ जाके। एक आटे की बोरी जो थैला लेने के लिए ऐसे भी वाक़यात भी रिपोर्ट हो रहे हैं कि बंदा भी जो है वो बेहोश होकर घर पहुंचता है और आटा तो पता नहीं पहुंचता है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, बहुत सारे लोग हैं दूसरे शहरों से यहाँ पे रह रहे हैं, जो लोग रोटी या नान सहरी अफ्तारी में बाहर से लेकर सहरी अफ्तारी कर लेते हैं। सकत है लोगों की, 25 रुपए की अगर रोटी हो जाती है, किधर जाएंगे भाई? आप ये देखें कि घरों में तो गैस वैसे ही नहीं आती ना। exactly. अभी तक देखिए गर्मियाँ शुरू हो चुकी हैं, उसके बावजूद जो गैस की लोड शेडिंग है वो रात को 10 बजे मेरे ख्याल से गैस चला 9:30 बजे के बाद हमारे इलाके में गैस, बाद जनाब वो सुबह तक उस गैस ने नहीं आना। ठीक है, अब यहाँ पर लोग जो हैं वो बेचारे मोस्टली लोग जो हैं वो अपने कामों से, कारोबार से फ्री होकर रात 10 बजे के बाद ही मोस्टली ना घरों में खाना खाते हैं। मजबूर हैं लोग के तंदूर पर जाएंगे। तंदूर मालकान के हवाले से या तंदूर भाई जो नान भाई हैं उनके हवाले से बात करें, आप यकीन जाने कि रोटी अभी भी आपको 25 की ही मिल रही है। ऐसी है। सादा रोटी जो है वो कहा तो यही जाता है कि जी जो सरकारी रेट हैं वो 12 या 15 रुपए जो है, लेकिन वो आपको जो सादी रोटी हर इलाके में अपने रेट है, हर इलाके 20-25 आपको ऐसे ही मिल रही है। और उनकी भी बात ठीक है, वो ये कहते हैं कि जी लकड़ी महंगी है, गैस महंगी है, गैस दस्तयाब नहीं है, तो फिर आटा महंगा, फाइन महंगा, हर चीज़ जो है महंगी, इस पे हम क्या करें। उल्टा उन पे टैक्सेस जो है वो अलहदा है, इसके साथ फूड अथॉरिटी वो भी रेट्स करती है और जुर्माने जो है वो भी करती है कि टाइलें लगाएं, इस तरह करें, उस तरह करें, आपके मेडिकल होने चाहिए। खैर ये चीज़ तो जरूरी नहीं, वो तो देखिए, अगर वो परफॉर्म कर रही होती फूड अथॉरिटी तो डीजी फूड अथॉरिटी OST होता है। सवाल ये है ना कि आप कितने को अफसर OST करके घर बिठाएंगे। अब इमरान साइड तो जरूर लेगा, लेकिन अगर वो परफॉर्म कर रहे होते, PF अगर परफॉर्म कर रही होती तो परसों सब घर जाते। फूड अथॉरिटी के हवाले से अगर आप चले, फूड अथॉरिटी की बात शुरू हो गई है। फूड अथॉरिटी का मेरे ख्याल से अब जो काम रह गया ना, वो सिर्फ ये रह गया कि रेवेन्यू जनरेट कैसे करना है। लाइसेंसिंग जो है उसके जरिए वो जनरेट कर रहे हैं, दूसरा वो जुर्माने जो है वो कर रहे हैं।
नो डाउट इसने माजी में बहुत अच्छा काम किया हुआ है, रूल्स एंड रेगुलेशन जो है उन पर अमल दरामद जो है वो होता रहा है, लेकिन अब जो है वो कमी नज़र आ रही है। ये हम कहते हैं कि कमी नज़र आ रही है, लेकिन तंदूरों के हवाले से आप यकीन जाने कि जो सरकारी रेट है आपको शहर में कहीं भी उन रेट्स पे रोटी नहीं आपको मिलेगी। अब रमज़ान में देखिएगा कि ये सूरत मज़ीद खराब यहाँ पे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, वो चाहे ये आटा चक्की मालिकान हैं, वो चाहे तंदूर मालिकान हैं, हर कोई अपने मनमाने रेट निकाल रहे हैं और फिर लोग मजबूर हैं। तो प्लीज़ कम से कम जो शहर के मेन इलाके हैं जहाँ तक आपकी रसाई चले, हर जगह शायद आपका मुमकिन ना हो जाना, लेकिन कुछ तो शहरियों के लिए आप करें। बहुत ज़्यादा महंगाई है, शहरी परेशान बहुत ज़्यादा हैं और माह मुबारक में सबकी मजबूरी है, सबने आटा भी ख़रीदना है। जो लोग घर रोटी नहीं बना सकते उन्होंने घर भी रोटी, गैस का एक तरफ मसला है, दूसरी तरफ मैंने उन लोगों का भी जिक्र किया जो दूसरे शहरों से यहाँ पर आते हैं अपनी नौकरी के सिलसिले में। उन लोगों की मजबूरी है कि उन्होंने बाहर से सहरी और अफ्तारी करनी है। हम एक ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। एक बार फिर से आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहेंगे। अगली खबर की तरफ हमने बढ़ना है। खबर यह है, वज़ीर आला के अहकामात पर रिलीफ दी गई है। तदफीन की फीस 10,000 से कम करके 3,500 रुपये करने की मंजूरी दे दी गई है। इमरान भाई क्या कहना है? देखिए जी, लिटरली ये निगरान हुकूमत का ये जो डिसीजन है ना, गरीब बेचारे के लिए तो मरना भी आसान नहीं था। आप यकीन जाने कि माजी में जब ये कीमतें जो हैं वो 10,000 के करीब की गई थी तो लोग जो हैं बेचारे इस पे भी वावेला कर रहे थे और रो रहे थे कि भाई एक तो मैयत जो है वो उसकी तदफीन इतनी महंगी हो चुकी है कि हम कैसे इस चीज़ पर जो है वो अमल दरामद जो है वो करवा पाएंगे। पहले तो हमारे यहाँ पर कब्रिस्तानों में जगह जो है वही ना होने के बराबर है, ना काफ़ी जगह है। उसके बाद जो है कि फ़ीस इतनी थी कि 10,000 रुपया एक खतीर रकम जो है वो होती थी। हालांकि सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जो है उसके पास भी अपना कोई फ़ंड होता है जिसके तहत जो है वो लोग जो बेचारे नहीं अफोर्ड कर सकते उसको रिलैक्सेशन जो है वो दी जाती है। लेकिन अब ये निगरान गवर्नमेंट की जाने से बड़ा अच्छा डिसीजन जो है वो लिया गया है कि कोई तकरीबन 3,500 के करीब जो है वो रकम जो है वो मुख्तस कर दी गई है। और इसमें ख़ास बात ये है कि अब ये जो जितनी अथॉरिटीज़ हैं जो इन चीज़ों को देखती हैं उनको फ़ंड्स की भी प्रॉब्लम जो है वो नहीं होगी। क्यों? क्योंकि निगरान हुकूमत जो है वो स्पेशली इस मामले में फ़ंडिंग जो है वो देगी। सही कि मैयत का तमाम खर्च जो है वो तकरीबन अब गवर्नमेंट जो है वो बर्दाश्त करेगी। और इस हवाले से जो अथॉरिटीज़ हैं या जो इंतज़ामिया जो इन तमाम मामलात को देखती है उसको निगरान गवर्नमेंट जो है वो अपनी तरफ से फ़ंड जो है वो एक्स्ट्रा फ़ंड्स देगी ताकि आप जो लोगों से 10,000 रुपया फ़ी कस वसूल करते थे कब्र के लिए वो कम करके ये मेरे ख्याल से कोई 30% बनता है। हाँ 30% बनता है, मतलब 70% जो है वो माफ़ कर दिया गया है कि अब आप सिर्फ 3,500 जो है वो पे कर पाएंगे। नायाब जो लोग कब्रिस्तानों में जाते थे वो लोग शिकायत करते थे कि गोरखर अलहदा पैसे मांगते हैं और जगह के हिसाब से उससे ज़्यादा पैसे लिए जाते हैं। सो ये चीज़ें भी देखने की ज़रूरत है। मौके पर लोगों को बड़ा तंग किया जाता है। 4-5 इश्यूज इस वक्त निगरान हुकूमत को देखने चाहिए कि एक तो शहर खामोशा अथॉरिटी जो बनाई गई थी उन्होंने बहुत वादे किए थे कि हम शहर में 5 नए कब्रिस्तान बनाएंगे। उसके इनिशियली फंड भी इशू हुए, जारी भी किए गए, वो कहाँ गए फंड, और अगर इस्तेमाल नहीं किए गए तो किसकी मुजरिमाना इसमें गफलत है। नंबर 1 उसमें यही होना था कि आपने जी मैयत तक जो उसकी तदफीन से लेके कफन दफन का इंतजाम, उसको ले जाना, ट्रांसपोर्टेशन, हर चीज़ उनके जिम्मे, एम्बुलेंस के जरिए जाना था। अच्छा जी, उनसे पूछे वो कहाँ गए। फिर दूसरा जो सबसे ख़तरनाक काम है जिसमें मेरा ख्याल आपको और हमें सबको आवाज़ उठानी चाहिए और उलमा को भी इस पर हमें लेना चाहिए कि गोरकन क्या करते हैं। वो देखते हैं कि खबर पुरानी हो गई, वो सीधा हो गई, बहुत अरसे से कोई नहीं आ रहा, कुछ अरसे बाद उसको बिल्कुल लेवल करके किसी और को जो है पैसों के दामों में फरोख्त कर देते हैं। सही। या फिर करते क्या है कि जी वहाँ पे जो लोग मजबूर होते हैं उनकी मजबूरियों से फ़ायदा उठाते हैं और अलहदा से पैसे जो है वो लेते हैं। यहाँ पे आपकी लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम क्या कर रहा है? हाँ, वो अफसरान सो रहे हैं इतने अरसे से, साल बैठ के अथॉरिटी के अंदर बैठे हैं, लोकल गवर्नमेंट के अंदर बैठे हैं, मियानी साहब के एडमिनिस्ट्रेटर हैं, हर बड़े कब्रिस्तान के एडमिनिस्ट्रेटर हैं और इतने सालों से बैठ के क्यों नहीं मैकेनिज्म दे पा रहे? ठीक है, मेरा तो ख्याल है कि शायर ने बहुत साल पहले ये कर लिया था उसने कि जो मर के ना चैन पाया तो किधर जाएंगे। वो असल में महबूब को मुखातब नहीं कर रहा था। हाँ। वो इन्हीं माफिया को मुखातब कर रहा था कि मरने के बाद भी जो है ना वो इतने हालात से पैसे देने पड़ेंगे। लेकिन क्योंकि मैं तो स्कूल से पढ़ता आ रहा हूँ ना ये शेर, तो असल में वो ये महबूब को नहीं मुखातब करता था। वक्त हमारे पास कम है। थैंक यू सो मच नाज़रीन। ब्रेक और हेडलाइंस के बाद आपको ज्वाइन करते हैं।
स्टूडियो में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। प्रोग्राम के इस हिस्से में जी हम बात करने वाले हैं अखुवत की खिदमत के हवाले से। सैलाब हो या फिर हमने देखा कोविड का वक्त आया या फिर अस्पतालों में मुफ्त इलाज की बात की जाए, तालीम, सेहत, हर तरह की सहूलियात दुखी इंसानियत तक पहुंचाने के लिए हमेशा अखुवत की खिदमत पेश रही हैं। और ये सेहरा जाता है बिलाशुबा डॉक्टर अमजद साकिब साहब के सर में, जिनकी हमेशा जो तमाम तर काविशें ये रही हैं कि वो लोग जो कि डिज़र्विंग हैं, वो लोग जो कि कुछ करना चाहते हैं, वो लोग जो कि विल रखते हैं कुछ करने की, उनके लिए आसानियाँ पैदा की जाएँ। तो माह रमज़ान की आमद है। माह रमज़ान के हवाले से अखुवत की प्लानिंग क्या है, वो लोग जो कि अखुवत को डोनेशन देना चाहते हैं वो किस तरह से दे सकते हैं, वो लोग जो कि डिज़र्विंग हैं वो किस तरह से अखुवत के इन प्रोग्राम से फ़ायदा उठा सकते हैं। डॉक्टर अमजद साकिब साहब ने हमें ज्वाइन किया है, अपने शो में वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि रमज़ान की आमद है, कोई भी ऐसा इवेंट आता है, कोई भी अल्लाह ताला रहम करे आफत आती है, हमेशा अखुवत की प्लानिंग जो है हम देखते हैं बड़ी ज़बरदस्त रहती है। सो माह रमज़ान के हवाले से अब क्या प्लानिंग है? जी देखें, पहले तो आपका शुक्रिया कि नेकी की आवाज़ में आप हमेशा शामिल होती हैं और लोगों को ये एहसास हम दिलाने की कोशिश करते हैं कि रमज़ानुल मुबारक है या ईद है, जो भी है, तो उसमें हमें दूसरों का भी तो ख्याल रखना है। हमारा हमसाया भूखा है तो हमें उसका भी ख्याल रखना है। बिल्कुल। तो इस हवाले से है तो उनको या तो राशन बैग्स दिए जाएँ या उनको कुछ थोड़ी सी माली मदद दी जाए। तो इस हवाले से हमने पिछले साल भी काम किया, फिर बारिशों में भी काम किया, सैलाब में भी काम किया। तो इस साल रमज़ानुल मुबारक में आजकल कुछ महंगाई ज़रूरत से भी ज़ायद है, बहुत ज़्यादा चीज़ें मुश्किल हो गई हैं, लोगों की पहुँच नहीं है। तो उसमें भी हमने फिर वो हस्ब मामूल अपना एक निज़ाम बनाया है कि जो लोग हमें ये तोहफ़तन सदका देंगे या ज़कात देंगे, उसमें से उन मुस्तहिक़ लोगों का हिस्सा भी उन तक पहुँच जाएगा। फिर दूसरे मरहले पे यह है एक और बात, एक अच्छी बात भी, मैं मुस्बत बात भी आपकी तरफ बताना चाहता हूँ कि रमज़ान के ख़ास तौर पर आखिरी अशरे में कारोबारी हलचल बढ़ जाती है। लोग कपड़े जो नए सिलाना चाहते हैं, ख़रीदारी करना चाहते हैं, तोहफ़े तोहफ़ लेना चाहते हैं, बच्चियाँ चूड़ियों की शौकीन होती हैं। तो इस सिलसिले में ना ये जो छोटे छोटे हमारे काम करने वाले हैं लोग, जो छोटा सा जो कोई खांचा लगा लेंगे, रेडी लगा लेंगे, कोई खाने पीने की अशिया लगा लेंगे, मेहंदी लगाने के लिए अपना स्टॉल लगा लेंगे ईद के आखिरी दिनों के करीब जब पहुंचते हैं। तो उस सिलसिले में फिर हम कहते हैं कि वो मैक्सिमम उनको कर्ज़ हसन मिल जाए उस तकारीब से पहले, ताकि वो शाम को अपना। अच्छा, ये बड़ा अच्छा आपका इनिशिएटिव है कि कर्ज़ हसना वो लोग जो कि कुछ करना चाह रहे हैं, इस माह मुबारक में इनका प्लान है कि अच्छा जी हम कोई छोटा सा कारोबार करें, उसके लिए पैसे नहीं हैं। सो ये किस तरह से आसान तरीके से आप लोगों को कर्ज़ हसना? हज़ारों लोग हैं ऐसे, आप देखिए तो सही ना। अब जो रमज़ानुल मुबारक की रहमत और बरकत बढ़ेगी, जो आप बल्कि ईद के करीब जाएंगे ना 10-12 दिन पहले, तो आपको छोटी छोटी गलियों में, बाज़ारों में, मार्केट्स में कोई छाबड़ी फरोश है, कोई रेडी लगा रहा है, कोई छोटा दुकानदार है, कुछ स्टोर्स हैं, उनके आगे लोग अपने खांचे लगा लेते हैं। तो ये हज़ारों लोगों की फहरिस्त हमारे पास होती है। वो जो सीट है उनकी खुशियाँ भी दोबाला हो जाती हैं ईद की। तो वो इतने अच्छे लोग। वापसी का तरीक़ेकार क्या होता है? और मेरे ख्याल से जितनी इसमें शफाफियत होगी, जो लोग कर्ज लेते हैं वो अच्छे तरीके से अगर वापस कर दें, तो आज अगर आपके लिए आसानी पैदा हुई है, कल को वो दूसरे के लिए। ऐसे ही है। देखिए ना, आप जान रही हैं, जानती हैं आप, बल्कि ख़ुद भी आप इस हमारे अखुवत का हिस्सा हैं, जिस तरह से आप इसको बयान करती हैं, लोगों को इसके तक पैगाम पहुँचाती हैं। तो 20-22 बरस से ये लोग हमारे पास आते हैं। तो एक बड़ा अमीर आदमी है ना, वो भी हर माह या हर साल बैंक से अपने इंतज़ामी अखराजात के लिए, ऑपरेशनल बजट के लिए कर्ज लेता है। बिल्कुल। तो ये लोग हमारे देखे भाले हैं जी। और ये फिर कर्ज लेते हैं, फिर इनमें हर साल नए लोगों का इजाफा हो जाता है। तो वो उसी रंग में हम उनको ढालते हैं कि देखो ये रमज़ान के दिनों में आपने कर्ज लिया, अपनी मेहनत करो, अल्लाह इसमें बरकत डालेगा, और फिर वापस करो। तो फिर देखो, तो जब इस नीयत से लोगों कि मैंने वापस करना है, तो अल्लाह ताला वापसी के असबाब भी पैदा कर देते हैं। तो ये बीसियों नहीं, सैकड़ों नहीं, हज़ारों लोग हैं और पूरे पाकिस्तान में, सिर्फ लाहौर की बात नहीं है, 400 शहरों में हमारे ये लोग हैं मौजूद। तो कोई, आप यकीन कीजिए, मुझे ये बताइए, जो कोई कर्ज लेना चाह रहा है वो आसानी से आपसे रब्ता कर सकता है, उसके लिए क्या क्या मतलब चीज़ें आपको चाहिए होती हैं, क्या पता होना जरूर, मतलब डिटेल्स क्या हैं? अगर कोई बिजनेस करना चाह रहा है तो वो
किस तरह से सबसे पहले तो ये है कि उसका शनाख्ती कार्ड चाहिए, उसके घर का एड्रेस चाहिए, वो हमारी मुतल्लिका ब्रांच में चला जाए। 850 के करीब दफातर हैं, तो वो उस एरिया में रहना चाहिए उसको। ये नहीं कि कोई 20 किलोमीटर बाहर रहता है, उसके लिए हमारे लिए मुश्किलात पेश आती हैं। तो फिर हमारे लोग उसका घर देखते हैं, उसके महल्ले से उसके जो तर्ज अमल है उसके बारे में मालूमात हासिल करते हैं कि ये वाकई मेहनती है। आपको श्योरिटी लेनी पड़ती है थोड़ी सी उसके बारे में तहकीक और जानकारी हम करते हैं। तो उसके बाद जब वो उस अखलाकी मयार पे पूरा उतरता है, काबिल एतमाद खुद को साबित करता है, तो फिर हम पूछते हैं कि भाई क्या करोगे, चूड़ियाँ लगाओगे? तो चूड़ियाँ लगानी भी आती हैं कि नहीं? और फिर हम ये भी कहते हैं कि तुम्हें इंतहाई बाइखलाक तरीके से ये कारोबार करना है। बहनें आएंगी, बेटियाँ आएंगी, तो किसी को ये एहसास ना हो कि हमने जो उनसे बर्ताव अच्छा नहीं किया। यानी हम एक न सिर्फ उसको पैसे भी फराहम करते हैं बल्कि उसको उसने अखलाक का दर्स भी देते हैं। बहुत अच्छी चीज़ है ये, ताकि वो एक अच्छा माहौल हो। हमारी बच्चियाँ जाती हैं ईद के दिनों में शॉपिंग के लिए, तो कोई ऐसी चीज़ किसी की दिल आज़ारी ना हो, तो ये भी काम साथ साथ बहुत अच्छी चीज़ है। बहुत सारे लोग महंगाई की इस लहर में मुतासिर भी हुए। अब राशन पहले से मेरे ख्याल से डबल लोग जो हैं उनको चाहिए होगा। सो आपके ऊपर भी एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर पहले इतने लोगों को दिया जाता था तो अब ज़रूरतमंद ज़्यादा हैं, तो उसके अकॉर्डिंग कैसे मैनेज करेंगे? कैसे? सबसे पहले तो मैं ये दरख्वास्त करूँगा कि राशन के लिए आप हर शख्स को खुद जिम्मेदारी उठानी चाहिए। ठीक है। मसलन मैं मिसाल दे रहा हूँ आपकी कि अगर आप राशन देना चाहती हैं, आप कहती हैं मैंने 2 या 3 ख़ानदानों को 7,000 8,000 रुपये का राशन है, तो आप कहती हैं जी मैंने अपनी बसात के मुताबिक 2 ख़ानदानों को देना है, तो मैं दरख्वास्त करूँगा कि आप खुद ढूंढें। आप क्यों किसी के ज़िम्मे लगाते? सही। वक़्त देना, ढूंढना, ये भी तो एक वक्त की ज़कात है ना। हाँ, बिल्कुल सही। तो आप ज़्यादा मुतमईन होगी कि मैंने बेहतरीन शख्स को ढूंढा। डायरेक्ट मैं खुद डायरेक्ट। अगर पाकिस्तान के 50% लोग जो हैव्स हैं, उन 50% को ढूंढ लें जो हैवनाट्स हैं, तो ना कोई और खर्चा, आपका इत्मीनान कल्ब और आपकी खुशी, आपका बिल्कुल आपने सही कहा। तो हाँ, फिर ठीक है, कोई बैरून मुल्क रहता है या कोई ऐसा काम कर रहा है कि उसके पास वक्त नहीं है, तो फिर वो हम पर एतमाद अगर करना चाहे तो कर सकता है। हम उसके बिहाफ पर ढूंढेंगे और हम फिर उन तक वो रकम पहुंचा देंगे। तो 6-7 हज़ार रुपये का या 5,000 रुपये से लेकर 8,000 रुपये तक मुख्तलिफ इलाकों में ये पैक्स हम बन रहे हैं। ये बहुत बड़े भी नहीं है, लेकिन आप समझें कि डूबते को तिनके का सहारा। कुछ ना कुछ तो पहले भी अल्लाह ताला ने उनको बहुत बेहतर है। बहुत बेहतर है। ये दोनों तरीके हैं। मैं तो इसरार इस बात पे करूंगा कि हमें खुद ढूंढना चाहिए। नेकी की राह में उठाया हुआ कदम जो है ना, वो भी नेकी है। डॉक्टर साहब, कुछ सफ़ेद पोश लोग ऐसे हैं, वो कहते हैं भरम भी रह जाए, किसी को पता भी ना चले, लंबी कतारों में ना लगना पड़े, मोहल्ले में कोई देख लेगा, कोई रिश्तेदार देख लेगा तो क्या कहेगा। तो यही तरीका है ना उसका जी। अगर आप खामोशी से जाके उसकी मदद कर दें, हमारे ज़रिए से मदद करेंगे तो शायद किसी को इल्म हो जाए, ऐसे ही है। लेकिन अगर आप खुद कर दें, हमें भी आप जब देती हैं, बाज़ का लोग कहते हैं जी किसी को पता न चले, तो हम पूरा उसका इत्मीनान करते हैं कि हम भी कोई लाइनें नहीं लगाते, हम भी कोई इस तरह से नहीं, खामोशी से मस्जिद में बुला के या उनके घरों में जाके तकसीम करते हैं। लेकिन देखिए, नेकी फ़र्द से शुरू होती है, फ़र्द को अपनी ज़िम्मेदारी महसूस करनी चाहिए। तो मैं तो इसरार इस बात पर करूँगा कि इस जो भी लोग हमारे सुन रहे हैं, वो खुद से अपने 2-3-4 ऐसे गरीब लोगों को अपने गिर्द ढूंढें और फिर उनके घर जाकर उनको रात की तारीकी में चले जाएं, शाम को चले जाएं, ऐसे वक्त चले जाएं जब कोई नहीं है, तो आप उनको कहें कि जी मैं आपका भाई हूं, मैं आपके लिए तोहफा लेके आया हूं, आपकी मेहरबानी है, कबूल करें। बिल्कुल आपने सही कहा। डॉक्टर साहब, आपके यहाँ कोई एक लिस्ट बनाई गई है कि इसके अकॉर्डिंग अगर कोई इन मेयार पे पूरा उतरेगा तो वो राशन का हकदार है? हमारे पास लिस्ट मौजूद होती हैं, तो हमें अभी आप कहें कि जी आज शाम तक आपने देने हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि उन लिस्टों को जो पहले से वेरीफाइड होती हैं उसके मुताबिक हम उनको वो चीज़ जल्द अज जल्द पहुंचा दें। ठीक है। तो फौरी तौर पर आप कहती हैं किसी ऐसे शहर में जहां हमारी ये ऐसी लिस्ट नहीं है, तो वो लिस्ट बनने में हमारे लोग माशाल्लाह बड़े दयानतदार हैं। हमारे जो मुलाजमीन हैं उनको पता है कि किन इलाकों में गरीब आदमी रहता है। अब आप हमें कहें कि जी मैंने डिफेंस में बांटने हैं, तो वो तो नहीं बांटेंगे ना। तो बहरहाल डिफेंस के नवाह में जो कच्ची बस्तियां हैं, जी बिल्कुल, वहाँ हमें खबर है। और उन बस्तियों में भी बाज़ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं नहीं हमारे पास बहुत कुछ है, मतलब इज्जत रखते हैं, लेकिन कुछ लोग उनकी चेहरे पे गुर्बत लिखी हुई नज़र आती है, उनके दरो दीवार से गुर्बत टपकती है, उनके दरवाजे से पता चल जाता है कि यहाँ कौन रहता है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमने पिछले 20 साल में ये किया है।
और उसके मुताबिक डॉक्टर साहब, जहाँ पर महंगाई की इस लहर से वो लोग जो कि मुतासिर हुए हैं और ज़रूरतमंद हैं, वहाँ पर क्या देने वाले भी उस कदर ज़्यादा आप देखते हैं कि जी बिल्कुल बिल्कुल। देखें, इसी उम्मीद पे तो हम जिंदा रहते हैं, हम कभी घबराए नहीं हैं, हमें कभी ये नहीं हुआ एहसास। देखें, वो जो कहते हैं ना कि रिसोर्सेज जो है ना, दे फॉलो पैशन। आप में जुनून है ना तो वसाइल भी आ जाते हैं, और जुनून का मतलब है आपको खुदा पे यकीन है कि मैं उसके बंदों के लिए काम कर रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल। तो कोई कमी नहीं होती। आप सैलाब में देख लें, बारिशों में देख लें, कोई शख्स भूखा नहीं रहा। तो इस कौम में देने की बड़ी आदत है और ख्वाहिश है, लेकिन हम इसको और फैलाना चाहते हैं ताकि हमें इन हालात में अपने भाइयों को ये एहसास ना हो कि वो अकेले हैं। बिल्कुल, आपने सही कहा। कर्ज़े हसना की हमने बात कर ली, हमने ज़कात प्रोग्राम की बात कर ली, किस तरह से अखुवत जो है वो राशन तकसीम करेगा। इसके अलावा जो बाकी अखुवत की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इन लोगों ने बना रखी हैं, जिसमें हम सेहत, तालीम, सहूलियात, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स जो हैं वो जिस तरह से इस पर इस्तेफादा कर रहे हैं, ये तमाम चीज़ें मैंने डॉक्टर साहब से पूछनी है। क्या ये सिलसिला भी साथ ही साथ जारी रहता है? इस पर बात करेंगे, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं, डॉक्टर अमजद साकिब साहब। हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और अब हमने बात करनी है कि अगर माह रमज़ान में थोड़ी सी प्रायोरिटी चेंज हो जाती है तो वो जो सेहत सहूलियात और फिर जो यूनिवर्सिटी के तमाम मामला चल रहे, डॉक्टर साहब वहाँ तो रुकावट नहीं आती? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि आपको खुशी होगी कि हमने एक बहुत बड़ा प्रोग्राम शुरू किया है, एंड वी हैव इन्विजन कि हम कम अज़ कम 10,000 ऐसे IT ग्रेजुएट्स मुख्तलिफ किस्म की जो IT के ज़रिए से सर्विसेज ऑफ़र की जाती हैं वो करें। और ये 6 माह का एक कोर्स है हमारा, और ये इन हाउस कोर्स है, यानी बच्चों को हम अपने हॉस्टल में जगह देंगे। वो 6 माह बस भूल जाएंगे दुनिया को, सिर्फ दिल लगाएंगे, अपनी मेहनत से काम करेंगे इस कोर्स के हवाले से। तो 6 माह के ना कोई हम फीस लेते हैं, ना कोई खाना की कीमत लेते हैं, रिहाइश, रहना सहना, और हर सूबे से बच्चों को हम इकट्ठा करते हैं। एक कोर्स हमने शुरू कर दिया है, तो हमारा इरादा है ऐसे 5, 7, 10 कोर्सेज शुरू हो जाएं। तो अब ये देखिए ना कि अल्टीमेट कोई तशहीर करते हैं ताकि वो स्टूडेंट्स जो कि कुछ करना चाहते हैं, बिल रखते हैं, वो आपसे हमारी वेबसाइट जो है, हमारी वेबसाइट पे देखें, हमारी फेस, हम उनको ऑन जॉब देखिए। यूनिवर्सिटीज़ बड़ा काम कर रही हैं, लेकिन यूनिवर्सिटीज़ में ज़्यादा फोकस जो है ना वो एकेडमिक्स पे होता है, वो प्रैक्टिस के ऊपर निस्बतन जो हमारी मालूमात हैं कम होता है। तो अगर हम उन बच्चों को असर नौ वही प्रैक्टिस करवा दें, हैंड्स ऑन, तो उसके बाद ये बच्चे इतने ज़हीन हैं कि कोई इनको नहीं रोक सकता। और अच्छी चीज़ ये है कि एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, वो बच्चे सीख के आगे जाके डिलीवर तो करेंगे ही, अपने लिए भी फ़ायदा होगा। जी है कि हमने वो 40-50 हज़ार नहीं, लाख 1.5 लाख रुपया कमाते हैं ये बच्चे। really और उसके बाद वो कंपनियां बनाते हैं। हम एक बच्चे को एक एम्प्लॉय नहीं बना रहे, हम उसको एक ऐसा विजन दे रहे हैं कि वो कल को एक कंपनी बनाए जिसमें और 10-20-50 बच्चों को नौकरी मिले। तो यूँ उसकी इनफरादी महरूमियाँ भी दूर होती हैं, और एक इज्तमाही तौर पर जब आप पाकिस्तान में कहते हैं कि IT के शोबा में बहुत स्कोप है, लेकिन वो एक्चुअलाइज नहीं हो पा रहा। $4 बिलियन आप कमा रहे हैं, विच इज़ पीनट। तो आपके हमसाया ममालिक कई $100 बिलियन कमा रहे हैं। तो हमें ना हम क्या कहते हैं कि सलाहियत में कम है, ना हम जहानत में कम हैं, ना हम मेहनत में कम हैं। सिर्फ उन बच्चों को फोकस करना है कि भाई उठो, बिल्कुल आओ, हम तुम्हारे लिए, मतलब आप इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है कि सब कुछ हम एक छत के नीचे दे रहे हैं। एक राइट ट्रैक आपको मिल रहा है और आपको मौके मिल रहे हैं, और उसमें खवातीन भी हैं। मैं आने लगी थी खवातीन की तरफ भी। वो खवातीन जो कुछ करना चाहती हैं, अपना छोटा मोटा बिजनेस करना चाहती हैं, वो इस कर्जे हसना के प्रोग्राम या फिर ये जो IT प्रोग्राम, दोनों प्रोग्राम, काम कारोबार करना है घर में बैठ के वो कर लें। कोई बच्चियाँ यहाँ तक है कि देखें IT में BS किया है, कंप्यूटर साइंस में BS किया है, मैथमेटिक्स में BS किया है, मुख्तलिफ शोबों में। अब उनको अगर हम एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दे दें सिर्फ 6 महीने और वो लगा लें। हम लाहौर में इंशाल्लाह काम शुरू कर रहे हैं जिसमें वो हम जहाँ तक कि हम ट्रांसपोर्ट भी प्रोवाइड करने को तैयार हैं। हम कहते हैं कि काम करो, हम शिकायत करते हैं, हम काम नहीं करते। चाहिए तो आपके लिए हर तरह की आसानी है। यूनिवर्सिटी का काम डॉक्टर साहब कहाँ तक पहुँचा है? ये यूनिवर्सिटी का हिस्सा है, ठीक है। यानी यूनिवर्सिटी के अंदर ही हमने
एक शोबा बनाया है जिसको हम IT इनिशिएटिव कहते हैं। ठीक है। इस IT इनिशिएटिव के तहत ये देखिए ना, ये लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं। हाँ। यूनिवर्सिटी में आप 4 साल पढ़ाते हैं या 6 साल पढ़ाते हैं, जी। लेकिन ये वो बच्चे हैं जो ऑलरेडी डिग्री ले चुके हैं, लेकिन अभी उनमें वो हिचकिचाहट है, वो कॉन्फिडेंस नहीं है, वो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का एस्पेक्ट लैक करता है। तो हम कहते हैं कि चलो 6 महीने और लगाओ और फिर देखो दुनिया तुम्हारे कदमों में। तो हम बच्चे हों, बच्चियां हों, तो आप इस तहरीक में हमारा साथ दें, इन लोगों बच्चों को इंस्पायर करें कि वो, अगर माँ बाप ने लाखों रुपए दिलाकर आपको डिग्री ले दी लेकिन फिर भी आप कुछ नहीं कर रहे, तो हम तो आपको मोहब्बत दे रहे हैं, कुछ पैसे नहीं ले रहे, और सिर्फ इस उम्मीद में कि आप कमाने वाले बनेंगे तो इससे किसी और का भला होगा। बिल्कुल आपने सही कहा, बिल्कुल आपने सही कहा। मुझे ये बता दीजिए, वो लोग जो कि अतियात ज़कात अपनी देना चाहते हैं क़ुव्वत को, टैक्स के बड़े तरीक़ेकार यहाँ पर जो है वो सख्त कर दिए गए हैं, लोग उससे भी थोड़ा सा रिलक्टेंट रहते हैं, सो टैक्स छूट हासिल है? देखिए, पहली बात तो यह को देने वाले को टैक्स के बारे में फिक्र ही नहीं करनी चाहिए। ये तो आपने बिल्कुल ठीक है ना। तो लेकिन अल्लाह ताला की राह में, अल्लाह की राह में दे रहे हैं। जब आप बाहर, हमारे अदारे को अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से और अच्छे अदारों की तरह टैक्स की एग्जेम्पशन हासिल है, यानी अगर कोई शख्स देगा तो हम उसको सर्टिफिकेट देते हैं और वो उसको टैक्स की एग्जेम्पशन हासिल हो जाती है। लेकिन देखें, मैं फिर इसको एक लार्जर पर्सपेक्टिव में ये बात कह रहा हूँ कि जब देना है ना, वो अल्लाह की राह में देना। टैक्स जो आपका अगर कटता है फॉर एग्जाम्पल किसी अदारे की तरफ से, तो वो भी इस वतन के लिए इस्तेमाल होता है। बिल्कुल। तो बहरहाल हम उनको टैक्स की एग्जेम्पशन का सर्टिफिकेट देते हैं, लेकिन टैक्स देने से नहीं घबराना। इस मुल्क को उठाना है तो सब कुछ कुर्बानी देना पड़ेगी। इस सोच से बालातर होना है। डॉक्टर साहब, अक़ुव्वत का एक प्रोग्राम है जिसमें हम देखते हैं कि वो मुस्तहिक लोग जो कि बच्चियों की शादी नहीं कर सकते हैं, सो वो आपका प्रोग्राम भी साथ साथ चल रहा है? जी, वो प्रोग्राम जो है वो हमारा मरकजी प्रोग्राम नहीं है। वो प्रोग्राम यूँ है कि लोग हमें कुछ तोहफे तहफ़ दे जाते हैं, कुछ नए कपड़े दे जाते हैं, चीज़ें दे जाते हैं, उनका फिर हम एक पैक बना के उन बच्चियों को पेश कर देते हैं, उन बेवाओं को जिनकी बच्चियाँ कुछ मुश्किलात का शिकार हैं। लेकिन ये हमारा मरकज़ी प्रोग्राम नहीं है। हम उन बच्चियों को भी कहते हैं कि भाई तुम अगर सिर्फ कुछ तरबियत ले लो IT की तो अपना जहेज खुद बना सकती हो। सही। उठो ना, क्यों किसी के आगे? ये ज्यादा बेहतर तरीका है कि आप किसी को एक दफ़ा चलें, आप किसी की ज़रूरत पूरी कर देंगे, लेकिन ये ज़रूरत जो आप किसी को सिखा के पूरी कर रहे हैं, मेरे ख्याल से आप किसी को बरसर इक़्तिदार बना रहे हैं। दोबारा इसकी ज़रूरत ही ना पेश आए, आपको इस काबिल बनाया जा रहा है, और इसके लिए क़ुव्वत के दरवाजे खुले हैं, लेकिन आपके अंदर होनी चाहिए विल, कुछ करने की जज्बा होना चाहिए, अपने लिए कुछ करने का, दूसरों के लिए कुछ करने का, फिर ही आप आगे बढ़ सकते हैं। डॉक्टर साहब, मैसेज क्या होगा देखने वालों को? मैसेज ये है कि मोहब्बत, अख़ुव्वत, भाईचारा, इसार, कुर्बानी। ये किसी ने कहा, किसी पाकिस्तानी ने किसी गैर मुल्की को कहा कि हम इस महीने में अल्लाह की राह में बहुत देते हैं, तो वो कहता है बाकी 11 महीने क्या करते हैं? तो हमें देना है, इस महीने में भी देना है, अगले महीने में भी देना है। और जो बात आपने शुरू में कही थी, खुद से हम किसी को ढूंढ लेना, अफ़्व दरगुजर का महीना, हम खुदा से माफ़ी मांगते हैं, तो हम दूसरों को माफ़ी क्यों नहीं देते? अगर आज हमारे कहीं लड़ाई झगड़े हैं, बल्कि मैं तो अहले सियासत को भी यही कहूँगा कि जो भी नाराज़गी हैं उनको दूर करें। डॉक्टर साहब, एक रात का ज़लज़ला हमारे सामने मिसाल है, अल्लाह ताला किस तरह से आपको याद दिलाता है। तो हमें हर शख्स को एक दूसरे के साथ चलें। आप किसी को माफ़ नहीं कर सकते तो कम अज़ कम उसको भुला ही दें, उसको अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल दें, उसके बारे में मत सोचें, आप आगे तो बढ़ें। बिल्कुल। तो ये हर साहब इल्म के लिए मेरी दरख्वास्त है। मैं तो एक मामूली शख्स हूँ, लेकिन हमारा जो पैगाम है वो बहुत बड़ा है। बिल्कुल। वो है मुवाख़ात का। तो मेरा पैगाम मुवाख़ात है, मोहब्बत है, जहाँ तक पहुँचे। आई होप कि ये पैगाम जो है वो हम तमाम कम अज़ कम लाहौरियों तक पहुँचाने में तो कामयाब हुए हैं। आगे बढ़े, अख़ुव्वत का साथ दें और कोशिश करें कि आपकी वजह से किसी के लिए आसानी पैदा हो जाए। यकीन माने आपके तमाम रास्ते खुद ब खुद आसान होना शुरू हो जाएंगे। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। इसी तरह इसी जज्बे से आप काम करते रहें। अल्लाह ताला आपको बहुत सारी इसमें आसानियाँ पैदा करे जिस तरह से आप लोगों के लिए काम करें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हम ज्वाइन करेंगे आपको एक ब्रेक के बाद। वेदर अपडेट्स। अच्छा जी, शहर का मौसम आज कैसा रहेगा? माह मुबारक की भी आमद है, तो आने वाले कुछ जो हमारे रोज़े हैं किस तरह के गुजरेंगे ये हमें बता रही हैं कोमल आज के मौसम की सूरत हाल और कुछ आने वाले दिनों में भी। जी कोमल, ओवर टू यू।
लाहौर शहर के मौसम के हवाले से बात की जाए तो ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं और हवाओं में हम देख सकते हैं कि इस वक्त जो हमारे पौधे हैं, जो हमारे फूल हैं, दरख्तों पर काफ़ी झूमते हुए नज़र आ रहे हैं, लहराते हुए नज़र आ रहे हैं। लाहौर शहर के जो शहरी हैं उनकी आंखों को काफ़ी ज़्यादा ये हरियाली जो है वो ठंडक महसूस करवा रही है। इसी के साथ साथ बात की जाए दर्जा हरारत के हवाले से तो मौजूदा दर्जा हरारत भी 22 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है और मौसम में खुनकी सी महसूस की जा रही है जो कि मार्च के महीने में अमूमन नहीं की जाती। तो मौसम में अच्छी खासी तब्दीलियाँ देखने में नजर आई है। महकमा मौसमियात ने 26 मार्च तक लाहौर शहर में बारिश बरसने के हवाले से भी इम्कान जाहिर किए हैं और इस वक्त भी टेम्परेचर जैसे कि 22 रिकॉर्ड किया जा रहा है, कम से कम जो है वो 14 रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 26 डिग्री तक जाएगा और शहरी इस मौसम को काफ़ी इंजॉय करते हुए जो है वो अपने कामकाज की तरफ रवां दवा भी नज़र आ रहे हैं और वो लोग जो कि वर्जिश रोज़ाना की बुनियाद पर करते हैं वो भी इस खूबसूरत मौसम में वर्जिश से लुत्फ़अंदोज़ होते हुए नज़र आ रहे हैं। और बात की जाए लाहौर में फ़िज़ाई आलूदगी के हवाले से तो AQI की मजमूई शरह जो है वो भी 153 रिकॉर्ड की गई है। लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में 5वें नंबर पर देखा जा रहा है। तो शहरियों को एहतियात बरतने के हवाले से भी ताकीद बार बार की जा रही है। थैंक यू कोमल। मौसम की सूरत हाल आपने बताई। आज के भाव ओपन मार्केट में आज की रेट लिस्ट हमें बता रहे हैं साजिद, ओवर टू यू। जी बिल्कुल, सब्जियों की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है और इसके साथ ही साथ ओपन मार्केट में और सरकारी नरखनामे में भी एक वाज़ेह तज़ाद जो है पाया जा रहा है। ओपन मार्केट में सब्जियों की कीमतें ज़्यादा हैं जबकि सरकारी नरखनामे के मुताबिक सब्जियों की कीमतें जो हैं वो कम है। एक नज़र अगर हम दौड़ा लें सब्ज़ी के सरकारी नरखों पर तो जो प्याज दर्जा अव्वल है इसकी सरकारी कीमत 130 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई है। ओपन मार्केट में प्याज 150 रुपये फ़ी किलो तक बेचा जा रहा है। गुज़िश्ता रोज़ की बात कर लीजिए तो प्याज 110 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर किया गया था। एक ही दिन में हमें 20 रुपये का इजाफा जो है वो देखने को मिला है। लहसुन की बात कर लीजिए 335 रुपये सरकारी कीमत है, ओपन मार्केट में 500 रुपये फ़ी किलो तक। टमाटर की कीमत 100 रुपये फ़ी किलो है जबकि ओपन मार्केट में टमाटर 120 से 125 रुपये तक बेचा जा रहा है। अदरक की बात कर ली जाए तो 625 रुपये सरकारी कीमत है जबकि ओपन मार्केट में अदरक जो है इसकी फ़रोख्त 650 से 700 रुपये फ़ी किलो तक जारी है। सब्ज़ मिर्च जो है इसकी कीमत 100 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई है जबकि ओपन मार्केट में सब्ज़ मिर्च 120 से 125 रुपये फ़ी किलो तक बेची जा रही है। आलू की बात कर ली जाए तो इसकी सरकारी कीमत 54 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की है जबकि ओपन मार्केट में आलू जो है ये 60 से 70 रुपये फ़ी किलो तक बेचा जा रहा है। जबकि जो दर्जा दोइम और दर्जा सोइम है ये जो कीमत अभी मैंने आपको बताई ये दर्जा अव्वल कच्चे छिलके आलू की थी जबकि ओपन मार्केट में इस कीमत पर 54 रुपये फ़ी किलो के आसपास आलू दर्जा दोइम और दर्जा सोइम जो है ये बेचा जा रहा है। अगर बात कर ली जाए मेथी की तो सरकारी कीमत 55 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की है जबकि ओपन मार्केट में मेथी 60 से 70 रुपये फ़ी किलो तक बेची जा रही है। बैंगन की बात कर ली जाए 58 रुपये इसकी सरकारी कीमत है जबकि ओपन मार्केट में बैंगन जो है ये 70 से 80 रुपये फ़ी किलो तक बेचा जा रहा है। अगर बात कर लीजिए शिमला मिर्च की तो इसकी सरकारी कीमत 80 रुपये फ़ी किलो है जबकि ओपन मार्केट में शिमला मिर्च 100 रुपये फ़ी किलो तक बेची जा रही है। जबकि अगर बात कर लीजिए मटर की तो मटर 120 रुपये सरकारी कीमत मुकर्रर की गई जबकि ओपन मार्केट में मटर जो है ये 150 रुपये फ़ी किलो तक बेचा जा रहा है। तो हर सब्जी में तकरीबन हमें 20 से लेकर 150 रुपये तक ओपन मार्केट में कीमतें जो ज़्यादा देखने को ठीक है जी, थैंक यू सो मच। अभी हमने अपना सेगमेंट शामिल करना है बिग स्क्रीन। आपसे मुलाकात होगी कल, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।